ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर पक्की है, कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। नाम और पहचान को लेकर इस बीच संग्राम अब भी जारी है। मुरादाबाद और रामपुर दोनों के बीच जो हाईवे है, वहीं पर एक ढाबा है और इसी ढाबे पर विवाद हुआ। आरोप लगे, ढाबे को चलाने वाले का नाम शराफत हुसैन, जबकि ढाबे का नाम नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट रखा गया था। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ढाबे की चेकिंग के लिए पहुंचा, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। पुलिस प्रशासन की टीम कावड़ रूट के होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर सेफ्टी बार कोड लगाने के लिए पहुंची है। प्रशासन की टीम ने लाइसेंस चेक करते हुए नाम बदलने की हिदायत दी है। तो ढाबे का मालिक, जिसका नाम शराफत बताया जा रहा है, और ऐसे में ढाबे का नाम जो है वो नीलकंठ रखा हुआ है, और ऐसे में हिदायत दे दी गई है कि ऐसी गलती ना करें। अब देखिए आप किस तरीके से जो ढाबे का नाम है उस पर ये रंग पोता जा रहा है। नीलकंठ फैमिली ढाबा यहाँ नाम लिखा हुआ था और उसी पर अब ये रंग पोत कर नीलकंठ फैमिली ढाबा को छुपाया जा रहा है। नीलकंठ से किसी तरीके का कोई भ्रम ना फैले, इसी वजह से उस पर रंग लगा दिया गया। तो मुरादाबाद और रामपुर के बीच का जो हाईवे है, वहीं पर ये नीलकंठ ढाबे का नाम होने से ये भ्रम पैदा होता है कि ये हिंदू ढाबा हो सकता है। यही वजह सामने आ रही है। जबकि मालिक जो है ढाबे का, वो मुसलमान बताया जा रहा है। शराफत मालिक का नाम है। तो ढाबा संचालक ने अपनी पहचान छिपाई, इसी वजह से अब ढाबे का जो नाम नीलकंठ है उस पर रंग लगाया जा रहा है, ताकि कावड़ मार्ग पर जब कावड़िए यहां से गुजरें तो उन्हें नीलकंठ नाम होने की वजह से किसी तरीके का कोई भ्रम ना हो। विभाग वाले आए, रोले बंद करो, मैं बंद कर दिया साहब। वो कह रहे नाम चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया। आपने नाम से खोलेंगे, कोई सा भी नाम रखें, अपना रखेंगे। तो ख्याल बंद कर दिया। तो अब कल से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो जाएगी। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शिव के भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। कावड़ यात्रा को लेकर इस बार भी उत्तर प्रदेश में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर 70,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। कावड़ मार्ग पर 1,222 पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। 29,454 सीसीटीवी से कावड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी। 395 ड्रोन से कावड़ मार्ग पर नजर रखी जाएगी। कावड़ियों की सुविधा के लिए कावड़ मार्ग पर 1,845 जल सेवा केंद्र बना दिए गए। कावड़ियों के इलाज के लिए 829 चिकित्सा शिविर भी बनाए गए। तो कावड़ मार्ग पर कावड़ियों की सुविधा के लिए, कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार सामने है। कावड़ियों की सेवा में आप कह सकते हैं सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर बात का ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। कावड़ मार्ग पर किसी भी तरह के हुड़दंग को रोकने के लिए भी सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 2040 इंस्पेक्टर्स तैनात रहेंगे। 13,520 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती होगी। 39,965 पुलिसकर्मी जो कावड़ रूट पर ही तैनात रहने वाले हैं। 1,486 महिला सब इंस्पेक्टर्स भी यहां तैनात की जाएंगी। 8,541 महिला पुलिसकर्मी हैं। 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की वो भी सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी। 1,424 होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, क्विक रिएक्शन टीम, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स की भी तैनाती की जाएगी। तो कावड़ियों की सुरक्षा आप कह सकते हैं Z+ वाली। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कावड़ियों पर कुछ लोगों ने तलवार से, धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोप है कि जिस गाड़ी में गंगा जल लेकर श्रद्धालु हरिद्वार से पंचकुला वापस जा रहे थे, उस गाड़ी पर कुछ लोगों ने शराब की बोतलें फेंकी। शराब की बोतलें माफ कीजिएगा रखी थी कुछ लोगों ने। मना करने के बाद एक एक कर कुछ बदमाश वहां पर आए
और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। सभी कांवड़िए जान बचाकर खेतों की तरफ भागे। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। श्रद्धालु गंगा जल लेकर हरिद्वार से पंचकुला जा रहे थे, लेकिन रात में उन्होंने अपनी गाड़ी यमुनानगर के एक पेट्रोल पंप पर रोकी, जहां कांवड़ियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ये देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से ये तोड़फोड़ करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। एक समुदाय के लोग हैं जो कांवड़ियों की गाड़ी पर हमला बोल रहे हैं। तो ये पंचकुला की तस्वीरें आपके सामने हैं। डंडे लेकर ये लोग पहुंचे और कांवड़ियों की गाड़ी को इन्होंने निशाना बनाया। तो जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, सिख समुदाय के ये लोग हैं। कांवड़ियों की गाड़ी पर इन्होंने हमला किया है और जो जानकारी मिल रही है, कांवड़िए अपनी गाड़ी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से पंचकुला जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी थी, तो यहां पर इन हुड़दंगियों ने उनकी गाड़ी पर शराब की बोतलें रखी। जब कांवड़ियों ने इसका विरोध किया तो उसके बाद इन हुड़दंगियों ने देखिए कैसे कांवड़ियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो एक तरफ कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुख्ता इंतजाम के दावे, और वहीं उत्तराखंड में भी इन्हीं दावों को लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने आदेश दे दिया है। 14 से लेकर 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज हरिद्वार में बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया गया है। ऑनलाइन मोड में स्कूल्स में पढ़ाई की जाएगी। सरकारी, गैर सरकारी सहित सभी संस्थानों को आदेश दे दिया गया है। 14 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी सब बंद। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से चौकसी बरत रहा है। कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, कांवड़ियों की सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है, आम नागरिकों की सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात आस्था की करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। हर आम और खास अपने गुरु की शरण में पहुंच रहा है, उनका वंदन कर रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर अपने गुरु महंत अवैधनाथ को नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। खबर पक्की है, 29 फिल्मी हस्तियों पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने 29 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें विजय देवरकोंडा, मंजू लक्ष्मी, प्रकाश राज का नाम भी शामिल है। इसके अलावा निधि अग्रवाल, अनन्या नगल्ला, श्रीमुखी का नाम है। सट्टेबाजी ऐप घोटाले में शामिल होने का इन पर आरोप है। फिल्मी हस्तियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। अलग अलग सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट करने का इन पर आरोप है। ज्यादातर सब जो दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री है उससे जुड़ी हुई ये फिल्मी हस्तियां हैं। इसमें विजय देवरकोंडा वो नाम और उनका चेहरा भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इन पर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। क्या है पूरी जानकारी मनोज? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी के खिलाफ एक शिकायत हुई थी जो कि साइबराबाद पुलिस स्टेशन में 19 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। 25 सेलिब्रिटी थे। इसके अलावा जाने माने जो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं उनके खिलाफ भी शिकायत दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये सभी लोग जो है गैर कानूनी जो सट्टेबाजी ऐप है उनको प्रमोट कर रहे हैं। अब इस केस को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया। ईडी ने जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड कर लिया और ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अंदर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है टॉलीवुड के, उनको इसमें नामजद किया गया, जिसमें देवरकोंडा है, राणा दग्गुबाती हैं, प्रकाश राज है, मंजू लक्ष्मी है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं और इन सभी के ऊपर ये आरोप है कि जो सट्टेबाजी की जो गैर कानूनी ऐप है उनको प्रमोट किया जा रहा था। अब ईडी ने इस मामले को पीएमएलए के तहत दर्ज कर लिया है और ईडी अब इन सभी को आगे पूछताछ के लिए बुलाएगी और इनसे ये पूछताछ करेगी कि उन्हें इस ऐप की प्रमोशन के लिए पैसे कहाँ से मिले थे और कितने पैसे मिले थे। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
अगली खबर बिहार के सुपौल से शर्मसार करने वाला मामला यहां सामने आया है। यहां के भीमपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को दूर के रिश्ते की चाची से अवैध संबंध के शक में बेरहमी से पीटा गया। वो तस्वीरें आपके सामने। चारों ओर से घेरा गया इस लड़के को और फिर इस लड़के पर डंडे बरसाए गए। ये लड़का माफी मांगता रहा, लेकिन भीड़ ने इस पर तरस नहीं खाया। देखिए कैसे डंडे ही डंडों से इसे पीटा जा रहा है, लठ इस लड़के पर बरसाए जा रहे हैं। महिला को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा, उसे भी घर से बाहर लेकर आए और उसके साथ भी बर्बरता की है। इस पिटाई के बाद ग्रामीणों ने दोनों की जबरन शादी करवा दी। मतलब भतीजे से जबरदस्ती रिश्ते की चाची की मांग भरवा दी। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मारपीट करने वाले आरोपी तो फरार हो गए थे। पुलिस ने इन दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं ये दोनों चाचा भतीजे, माफ कीजिएगा भतीजा और चाची। और देखिए कैसे इस भतीजे से रिश्ते की चाची की मांग भरवाई गई। वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले दोनों की पिटाई की गई और फिर जबरन दोनों की शादी करवा दी गई। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने इन दोनों को, चाची को और भतीजे को, अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनका इलाज जारी है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। तलाक को लेकर ब्लॉक परिसर युद्ध का मैदान बन गया। दो पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लाठी, डंडे, बेल्ट तक से हमले किए। अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत हो गई। लड़की और लड़के के पक्ष के लोगों के बीच मारपीट, और इस मारपीट का ये वीडियो आपके सामने। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। परिवार न्यायालय से थोड़ी दूर पर ब्लॉक परिसर में मारपीट हुई है, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। तो तलाक को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। अनबन चल रही थी, मामला तलाक तक था पहुंचा हुआ, और ऐसे में ये मारपीट, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। उधर बिहार के मधेपुरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सूबे के सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगा दी गई। आसपास के इलाकों में इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर चुनाव आयोग के विरोध में सियासी बवाल मचा हुआ है, और वहीं महिला का वोटर आईडी कार्ड, महिला के वोटर आईडी कार्ड पर पुरुष, और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये वो महिला का वोटर आईडी कार्ड देख रहे हैं आप, जिस पर महिला की फोटो की जगह सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है। नाम महिला का है, पहचान महिला की लिखी हुई है, लेकिन फोटो नीतीश कुमार का है। आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से सटे अंबरनाथ की है, जहां बिल्डिंग की लिफ्ट के आने में देरी हो गई और इस वजह से 12 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट दिया गया। लिफ्ट का गेट खुलते ही आरोपी को लगा कि बच्चा लिफ्ट में खेल रहा है, और इसी वजह से लिफ्ट को आने में देरी हुई, जिसके बाद आरोपी ने बच्चे को लिफ्ट के भीतर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा, तो फिर बच्चे की पिटाई उसने लॉबी में भी की। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। देखिए कैसे ये शख्स बच्चे को पीट रहा है। थप्पड़ ही थप्पड़ बच्चे पर इस शख्स ने जड़े, बच्चे को डांट रहा है, उसे पीट रहा है। इसके साथ एक और व्यक्ति भी वहां पर मौजूद, और उनकी तरफ से मना भी किया जा रहा है कि रहने दीजिए, मत पीटिए बच्चे को, लेकिन वो शख्स मान नहीं रहा। तो महाराष्ट्र अंबरनाथ की ये तस्वीरें आपके सामने। लिफ्ट में बच्चे की पिटाई की और बाद में लॉबी में आकर भी बच्चे को मारा। पुलिस में अब ये मामला
पहुंच चुका है। पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है। लिफ्ट के भीतर एक महिला भी मौजूद थी। वो इस व्यक्ति को रोक रही थी कि थप्पड़ मत मारिए, पिटाई मत कीजिए बच्चे की, लेकिन ये व्यक्ति नहीं मान रहा था। इतना बबूला था कि इसने बच्चे पर जोर आजमाया, बच्चे को पीटा। खबर पक्की है, कल विपक्ष की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया था, लेकिन बिहार के अलग अलग हिस्सों से आरजेडी समर्थकों की मनमानी देखने को मिली है। हाजीपुर से 3 तस्वीरें सामने आई। आरजेडी की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं ये। प्रदर्शन के दौरान स्कूटी पर सवार एक महिला पहुंची थी। आरजेडी समर्थकों ने उसे रोका। महिला ने वहां पर मौजूद समर्थकों से रास्ता मांगकर जाने की गुहार लगाई, लेकिन वहां मौजूद समर्थकों ने महिला के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, महिला को डराया। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, हाजीपुर के ही महात्मा गांधी सेतु की। आरजेडी समर्थकों ने महिला दरोगा को यहां रोक दिया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हाजीपुर के महनार बाजार की। यहां आरजेडी के समर्थकों ने पहले दुकानदार को डराया धमकाया और फिर दुकान के भीतर दुकानदार को ही घंटों बंद कर दिया। तो ये आरजेडी समर्थकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं, हाजीपुर से सामने आई हैं। कल महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग के फैसले को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन वो बिहार बंद के दौरान कैसी दादागिरी, कैसी गुंडागर्दी आरजेडी समर्थक कर रहे थे, उसी की ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ऐसा ना हो, पास कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे बीटा रख देंगे। हम लोग बर्दाश्त करेंगे। गाड़ी पर जाता है अरे ठीक है, बदतमीजी नहीं भाषा में कंट्रोल लाइए। तो ये तीनों तस्वीरें हाजीपुर से हैं और तीनों तस्वीरों में आरजेडी के समर्थक नजर आ रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में पार्टी के झंडे भी हैं और पार्टी की टोपी भी उन लोगों ने लगा रखी है। और इस दौरान अपने बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके की दादागिरी आरजेडी समर्थकों की तरफ से की गई है, उसी की ये 3 तस्वीरें, तीनों हाजीपुर से। एक तरफ महिला जो दरोगा है उसके साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए, वहीं आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे एक स्कूटी सवार महिला उससे बदतमीजी की है और साथ ही एक दुकानदार उसे घंटों उसी की दुकान में बंद कर दिया। अब आगे खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक अधिकारी महिला से घर में घुसकर एक अधिकारी की महिला से घर में घुसकर लूट की वारदात अंजाम दी गई है। बदमाशों ने इस दौरान महिला का गला रेत डाला, जिससे वो गंभीर तौर से घायल हो गई। इंदिरानगर के भूतनाथ मार्केट के पास यही वो घर है जहां पर बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घर हरीश पांडे का है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश एसी मैकेनिक बनकर घर पहुंचे, महिला के साथ लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर महिला पर चाकू से हमला किया, महिला का गला धारदार हथियार से रेत दिया, चाकू दिखाकर महिला के गहने लूट लिए। महिला के बेटों को आता देख लुटेरे मौके से फरार हो गए। तो कहे कि एसी सर्विस की कंप्लेंट आई थी, ठीक है, तो वो कहें कि नहीं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं गई है। हाँ, दरवाज़ा बंद करके जैसे मुड़ने खोई तैसे जो है, हाँ, उनके मुंह को जो है पीछे से जो है पकड़ लिया गया और गले को किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया। भूतनाथ मार्केट जैसे पौष इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मच गया है। पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हालांकि आसपास सीसीटीवी न होने की वजह से पुलिस को इसमें काफी दिक्कत पेश आ रही है। वहीं महिला को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने स्पाइस जेट के कर्मचारी से नाराज जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप, पहले तो श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट लेट थी और फिर उसे बाद में रद्द कर दिया गया और इसके बीच में एयरवेज के कर्मचारी ने इनके साथ बदतमीजी भी की। ये सभी यात्री श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG 8609 से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर लगेज की चेक इन के दौरान ही इन्हें बताया गया कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद इनका गुस्सा भड़क गया। वहीं लोगों का आरोप है कि इस दौरान स्पाइस जेट के कर्मचारी ने इनके साथ बदसलूकी की, जिसकी वजह से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
लोगों ने इस दौरान एयरपोर्ट के भीतर ही नारेबाजी भी शुरू कर दी और स्पाइस जेट के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने पे स्पाइस जेट के जो कर्मचारी हैं, जिस वक्त हम अपने बैग और लगेज चेक करा रहे थे, उस समय से उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू करी थी और अभी तक अब फ्लाइट कैंसिल होने के बावजूद भी इनकी बदतमीजियां खत्म नहीं हुई हैं। वो ये भी कहने के बाद हो गया कि आप करने क्या आते हो यहाँ पर, और उसका नाम था नदीम। खबर पक्की है, मुंबई में कुछ दिन पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आत्महत्या की थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है, जिन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लैकमेल करने का आरोप है। सफेद टी शर्ट और लाल रंग की लोअर में दिख रही इस लड़की का नाम सबा कुरैशी है और इसके पीछे जो लड़का नजर आ रहा है उसका नाम राहुल परवानी है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सांता क्रूज के यशवंत नगर में रहने वाले 32 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने दोस्त राज मोरे का प्राइवेट वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। दावा है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राज मोरे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राज के परिवार का कहना है कि इन दोनों ने राज के प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी और 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की थी, जिसके चलते राज मानसिक तनाव में था। खबर पक्की है, नेता जब विपक्ष में होते हैं तो न जाने कितने बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन यही नेता जब सत्ता में आते हैं ना तो सच स्वीकारना इनकी मजबूरी बन जाती है। मध्य प्रदेश के मंत्री का एक बयान है, जमकर वायरल हो रहा है, देखिए। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि गड्ढों से मुक्ति का सपना जनता को छोड़ देना चाहिए। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में गड्ढा मुक्त सड़क की तकनीक अभी तक पैदा ही नहीं हुई। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताते थे, और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री के ऐसे बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं रहती सिर्फ तब तक ही बड़ी बड़ी बातें करती है। खबर पक्की है, बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई शुरू हो गई है। इस मसले पर सड़क से लेकर अदालत तक सियासी संग्राम है। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर फौरन रोक लगाने की मांग की है, और दूसरी तरफ वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करके कहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का हक मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर बिहार में विपक्षी दलों के तीखे प्रदर्शन और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने माहौल को और गर्मा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ चुका है, सुनवाई शुरू हो गई है, ये जानकारी सामने आई है। सोमवार को याचिका अदालत के सामने पहुंची थी और अदालत ने आज 10 जुलाई दिन गुरुवार तय किया था इस मामले में सुनवाई के लिए। तो बिहार में वोटिंग लिस्ट के सत्यापन का मामला जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में है, चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसी के खिलाफ बिहार के राजनीतिक दल, इसके अलावा एडीआर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अलग अलग याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं, और वो सीधे सीधे इस वोटर लिस्ट में जो रिवीजन का फैसला चुनाव आयोग का है उस पर फिलहाल रोक की मांग कर रही हैं। ज्यादातर याचिकाओं में आधार ये बनाया गया है कि इतने कम समय में, क्योंकि महज 3 महीने बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इतने कम समय में ये प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी और नागरिकों का जो वोट देने का अधिकार है वो प्रभावित होगा, इसीलिए फिलहाल इसे रोका जाए। अदालत की तरफ से इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा गया था। चुनाव आयोग का जवाब आज अदालत में क्या सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर है। अदालत का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के अंदर ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन
किया गया था वो 2003 में जब किया गया था, तब ये पूरी प्रक्रिया 31 दिन के भीतर मुकम्मल कर ली गई थी। ऐसे में यकीनन ये एक बड़ा तर्क होगा जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में जो कुल वोटर्स की संख्या है वो करीब 7 करोड़ 96 लाख है और उसमें से करीब 50% के आसपास जो फॉर्म्स हैं वो अब तक आ चुके हैं। 25 जुलाई तक समय सीमा है, तो यकीनन ये आंकड़ा जो है वो भी चुनाव आयोग की तरफ से अपनी एक दलील के तौर पर अदालत के सामने रखा जाएगा, क्योंकि मुख्य तौर पर तो यही आधार विरोध का जो याचिकाएं लगी हैं उनमें किया जा रहा है कि कम समय है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, ये तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अब देखना ये होगा कि 2 जजों की बेंच इस मामले में जब सुनवाई करेगी तो फिर किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सामने आएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से जानते हैं, अंकित सुनवाई शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई, मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे पहले चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि इस मामले में जितनी याचिकाएं दायर हुई हैं सबकी कॉपी नहीं मिली है, क्योंकि जब मामले की पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं से कहा था कि आप चुनाव आयोग को अपनी याचिका की जो है कॉपी दे दीजिए, जिससे कि जब अगली सुनवाई हो तो चुनाव आयोग का पक्ष सामने आ सके। लेकिन चुनाव आयोग के वकील ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में जितनी भी याचिकाएं दायर हुई हैं उन सबकी कॉपी नहीं मिली है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास में अधूरी जानकारी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से मांग क्या क्या की गई है। और रोमाना यह भी बताना जरूरी है कि ऐसा चुनाव आयोग क्यों कह रहा है। उसकी वजह यह है कि जब पिछली सुनवाई हुई थी उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन के आसपास याचिकाएं पहुंच चुकी हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग का यह तर्क कि जब हमको पता ही नहीं है कि आखिर मांगा क्या जा रहा है तो हम अपना जवाब कैसे देंगे। इस सबके बीच में जो वकील जो है याचिकाकर्ता के वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, वरिष्ठ वकील हैं, उनका यह कहना है कि कानून में वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान तो जरूर है, वो संक्षिप्त भी हो सकता है और पूरी लिस्ट को नए सिरे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अब वो उसमें क्या फैसला लेना है वो तर्कसंगत होना चाहिए। और अब क्या कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि इन्होंने नया शब्द निकाला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ये कहते हैं कि 2003 में भी यही किया गया था, लेकिन तब वोटरों की संख्या कम थी। अब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और अगर हम आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं और इस हिसाब से पूरी प्रक्रिया को तेज गति से किया जा रहा है। यानी कि अब जो है ये बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 2002-03 में भी किया था उस दौरान, लेकिन जो मतदाता थे वो थे 4 करोड़ 96 लाख, लेकिन आज की तारीख में कितने हैं 7 करोड़ 90 लाख। और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम इसको तेजी से काम को कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, इन तमाम चीजों पर बहस शुरू हो चुकी है। जी, ऐसे में अभी जो तर्क है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के वकील की तरफ से ही रखे जा रहे हैं, वही अपनी बात रख रहे हैं। अभी का अपडेट क्या है? जी नहीं, अभी जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है उनके वकील ये बोल रहे हैं और अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, आधार और वोटर ID कार्ड को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा, पूरी प्रक्रिया मनमाने तरीके से चल रही है। तो वो ये बता रहे हैं कि देखिए 11 दस्तावेजों की सूची जो दी गई है उसमें आधार कार्ड नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है, उसमें राशन कार्ड नहीं है और इस प्रक्रिया को मनमाना प्रक्रिया बता रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इससे पहले जब हमने उनसे बातचीत की, चुनाव आयोग का पक्ष जाना है, तो उनका यह कहना है कि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, उससे आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती और देश का संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि मतदाता वही हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। तो ऐसे में आधार को स्वीकार नहीं किया जा रहा। लेकिन जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो यही बता रहे हैं कि आधार, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इस प्रक्रिया को मनमाना शब्द का इस्तेमाल किया है, मनमाना प्रक्रिया बता रहे हैं। जी, तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में रिवीजन का जो फैसला सामने लेकर आया है उसके विरोध में अभी तक जो वकील की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं, उसमें एक तो ये कहा गया है कि साहब वोटर्स की संख्या 2002-03 के मुकाबले अब बिहार में बढ़ चुकी है और ऐसे में जितना कम समय दिया गया है उसमें यह पूरी प्रक्रिया मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा, उसका हवाला दिया गया है। और दूसरा तर्क यहां पर जो दिया जा रहा है वो इन 11 दस्तावेजों को लेकर दिया जा रहा है जिनमें ना आधार को मान्य
माना गया है और ना ही राशन कार्ड को मान्य माना गया है। 11 दस्तावेज में अगर आधार है तो वो आपके किसी काम का नहीं है खुद को वोटर प्रूफ करने के लिए, और साथ ही साथ अगर राशन कार्ड है तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है खुद को वोटर प्रूफ करने के लिए। इसी को लेकर फिलहाल दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी जा रही हैं। मुझे बताइए अंकित, कुल कितनी याचिकाएं अभी तक पहुंची हैं विरोध में चुनाव आयोग के इस फैसले के, और क्या तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील अलग अलग अभी अपनी दलीलें रखेंगे? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी फिलहाल अभी जो याचिकाएं जो यहाँ पर पहुंची है, जैसे हमको जानकारी मिली है कि करीबन 1 दर्जन याचिकाएं पहुंची हैं, जिसमें से 1-2 याचिकाएं ऐसी हैं जो एक तरीके से चुनाव आयोग के समर्थन में या कि उनकी प्रक्रिया का समर्थन कर रही हैं। बाकी उसके अलावा जो तमाम याचिकाएं हैं वो विरोध कर रही हैं। और ये याचिकाएं जैसा आपने जिक्र किया था, मनोज झा की है, आरजेडी के जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा की है, एडीआर की है, उसके अलावा कांग्रेस और उसके जो तमाम जो सहयोगी दल हैं जो इंडिया गठबंधन के का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है। उसके अलावा एक वकील अश्विनी उपाध्याय हैं जो कि जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के समर्थन में याचिका दायर की है। इसी तरीके से और भी जो कुछ लोगों ने चुनाव आयोग के जो इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। तो लगातार याचिकाओं को दायर करने का सिलसिला जारी है। और अब जो है जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, हमारे सहयोगी निपुण सहगल कोर्ट रूम में मौजूद हैं और उनके हवाले से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अभी जो निपुण ने यही जो जानकारी दी है कि अभी चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको मनमाना तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन नुमाना, क्योंकि हम जो चुनाव आयोग से भी पिछले जो है 10-15 दिनों से जब से ये विवाद शुरू हुआ लगातार बातचीत कर रहे हैं, और चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा तर्क वो यही है कि हम जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं ये संविधान के मुताबिक कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जो प्रक्रिया है, मतदाता देश का मतदाता वही व्यक्ति हो सकता है जो देश का नागरिक हो, और अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक ही नहीं है तो फिर हम उसको मतदाता कैसे कर सकते हैं? अगर पहले कोई त्रुटियां हुई थी तो यहां पर उसका सत्यापन करना जरूरी है, उसको जो दूर करना जरूरी है। लेकिन नुमाना, हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं चुनाव आयोग पे, जब असदुद्दीन ओवैसी गए थे या फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज का जो डेलीगेशन गया था तब भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उनका क्या तर्क है? कल जब मैं बिहार में था, पटना में था, तब भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत नेता क्या कह रहे थे? उनका यह कहना है कि प्रक्रिया जो 2002-3 में हुई थी, उस दौरान क्या हुआ था, जो विधानसभा चुनाव होने थे 2005 में, उससे करीबन 3 साल पहले प्रक्रिया हुई थी। इस बार क्या हो रहा है? 3 महीने पहले ये प्रक्रिया हो रही है। तो फिर आखिर इसको जो है जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? क्योंकि प्रक्रिया में सही कह रहे हैं। और देखिए अभी ये जो तर्क दिया जा रहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना, जिसके जवाब में जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो वोटर है उसका सत्यापन करना यही तो चुनाव आयोग का काम है, फर्जी वोटर ना हो, उनकी छटाई हो, इसी अपनी भूमिका को चुनाव आयोग निभा रहा है। तो इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल जो चुनाव आयोग पर दागा जा रहा है विरोधी दलों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो तो ये कि आखिरकार ऐसे में गलत वोटर्स को लेकर सूचना और जानकारी किसने चुनाव आयोग को पहुंचाई, जो चुनाव आयोग इतनी आनन फानन में इस पूरी कार्रवाई को, प्रक्रिया को अंजाम देना चाह रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है बीजेपी एक पार्टी के सेल के तौर पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को काहे का अहंकार, ये सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग सामने आकर पारदर्शिता क्यों नहीं लेकर आता और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से क्यों नहीं बताता, ये तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल दागा गया है। और ये वो सवाल है जो लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से दागे गए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया है कि पूरी पारदर्शिता बरती गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं और फिलहाल ये लड़ाई जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंच चुकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल आपको बता दें अभी जो तर्क दिए जा रहे हैं, सीधे अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे अंकित से क्या अपडेट मिल रहा है। अंकित,
रोमाना, अभी भी जो है वो प्रक्रिया जारी है और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो दलील क्या दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2003 के जो आप वोटर लिस्ट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें जो 4,96,00,000 लोगों के नाम थे, अगर जो है उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो या तो वो खुद या उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हाँ मेरे जो है माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, या वो खुद व्यक्ति कहता है कि हाँ मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो उसको जो दस्तावेज नहीं देने होंगे, उसका सत्यापन ऐसे ही हो जाएगा। तो अब वकील क्या कह रहे हैं? वकील ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जिन लोगों का नाम 4,96,00,000 लोगों की बात हो रही है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनको जो है यहां पर नागरिकता की प्रक्रिया से उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ये बात विपक्ष भी कह रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर ये संक्षिप्त की बजाय सघन पुनरीक्षण कर रहे हैं तो नियमों के मुताबिक आपको घर घर जाना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यानी कि जो बीएलओ हैं वो बीएलओ घर घर तक नहीं जा रहे हैं, ये दलील दी जा रही है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग के आदेश के विरोध में जो याचिकाएं पहुंची हैं, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो लगातार उन खामियों का जिक्र कर रहे हैं जिसके आधार पर वो अदालत से चुनाव आयोग के इस आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। दिल्ली से सटे हरियाणा में कल बारिश, पूरी व्यवस्था की इसने पोल खोलकर रख दी है। देर शाम से शुरू हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं हरियाणा का सोहना रोड इलाका, और न सिर्फ सोहना रोड इलाका बल्कि कई अन्य इलाके भी, हर तरफ पानी ही पानी, और पानी की मार कैसे पड़ी है तस्वीरें देखिए जरा। यहाँ एक तो ट्रैफिक जाम की स्थिति रही, उसके बाद ये देखिए ये ट्रक पलटा हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ये जो सदर्न पेरिफेरल रोड है, यहाँ बताया जा रहा है कि सीवर का काम चल रहा था और ऐसे में सड़क पर मिट्टी भरी हुई थी, नीचे सीवर का काम चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ये सड़क धंस गई और यहाँ पर जो ट्रक खड़ा हुआ था वो उसी गड्ढे में समा गया जो सड़क धंसने की वजह से बनी थी। और ये जो ट्रक है इसमें बियर की बोतलें भरी हुई थी, तस्वीरें आपके सामने। यहाँ ट्रक और उसी के नीचे सड़क धंस गई, ट्रक में बियर की बोतलें भरी हुई हैं, गड्ढा इतना बड़ा कि ट्रक का आधा हिस्सा इसमें समा गया। इसके अलावा सड़कें कैसे पानी से लबालब हैं वो भी आप देख रहे हैं, हर तरफ सड़क पर पानी ही पानी। साहब मैं धारवाड़ से आ रहा था और सब बियर है इसमें 10 भर गई, और तो गोदाम पे जा रहा था, यहीं बैठ गया हमारी। तो यहाँ रात में आए तो क्या हालात थे? यहाँ पर पानी भरा हुआ था क्या? नहीं साहब, कोई सूखा पड़ा था। अच्छा। हाँ, जब पानी थोड़ा तो मैं गाड़ी साढ़े से निकाल रही, गाड़ियाँ भी निकल रही थी और हमारी एक गाड़ी और भी निकल गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद डंपर भी गया और उसके बाद बैठ गया ये वाली गाड़ी आई तो पलट गई। हाँ साहब। तो उसके बाद ये बड़ा गड्ढा बन गया यहाँ पर? हाँ, बड़ा गड्ढा बन गया साहब। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ गुरुग्राम में सड़कें लबालब हैं, पानी भरा हुआ इनमें नजर आ रहा है और इसी में वाहन डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई बाइक सवार आप देख रहे हैं कैसे पानी से जूझते हुए अपने घर जाने की कोशिश में। ये बीती रात की तस्वीरें हैं जब तेज बारिश हुई थी और उसी बारिश की वजह से ये है गुरुग्राम स्मार्ट सिटी का हाल। पोल खुल गई स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम की, स्मार्ट सिटी किसी काम की नहीं। तो मानसून की पहली बारिश, गुरुग्राम में प्रशासन के दावों की धज्जियां। 3 तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिखाइए जरा तस्वीरें दिखाइए। ये हैं 3 तस्वीरें, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, कई कॉलोनीज दरिया बन चुकी हैं। देखिए कैसे सड़क पर गड्ढा बन गया है। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने की मशक्कत करती नजर आ रही है। बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कें धंसी हुई हैं और गाड़ियों की लंबी लंबी कतार यहां देखने के लिए मिल रही है। ये जलभराव विकट गुरुग्राम पर बारिश की वजह से जो संकट आया है उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। बल्कि ये संकट बारिश की वजह से है या फिर सिस्टम के फेलियर की वजह से है, इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिए।
बारिश का नतीजा देखिए, आपको गुरुग्राम का ये इलाका दिखेगा जहां पर पूरी तरह से गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये जो इलाका है, आपको बता दें, ये गुरुग्राम का शहीद मेजर विकास यादव मार्ग है, यानी कि सिविल लाइंस के पास का इलाका है, पॉश इलाका है। और चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौराहे पे चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो पानी में लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियां जो हैं उनको कैसे निकालने में कितनी मुश्किल हो रही है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। और अब आम आदमी जो पैदल यहाँ पर पहुंचा हुआ है उसके लिए सड़क क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जो पेडेस्ट्रियन है, जो फुटपाथ है, उस पर खड़े हुए लोग आपको नजर आएंगे। यानी कि कहीं भी पैदल यात्री के लिए, जो पैदल यहाँ पर चलने वाले लोग हैं, उनको क्रॉस करने के लिए भी जगह नहीं बची है। वो देखिए, आपको साइकिल सवार नजर आएगा किस तरह से जो तेज बारिश के कारण ये पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें से 2 व्हीलर्स के साथ में जो साइकिल सवार है, इसको निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसी भी हमने कुछ गाड़ियां देखी जो पानी यहाँ पर भर गया है, उसकी वजह से पीछे खराब हो गई हैं। पानी भरने की वजह से उनके इंजन तक पानी पहुँच रहा है। जब भी बारिश होती है तो गुड़गांव की निकासी पर सवाल उठते हैं कि आखिर पानी जो यहाँ जमा हो जाता है उसे निकलने में इतना समय क्यों लगता है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हर बारिश में गुरुग्राम से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहाँ पर आपको नालियाँ दिखाई देंगी, पानी ज़रूर वहाँ तक जा रहा है, लेकिन पानी वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भर गया है। तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क पर समंदर, गाड़ियां तो दूर, यहां पर लोगों को पैदल चलने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें उस साइबर सिटी गुरुग्राम की जिसे नजीर के तौर पर पेश किया जाता है, जहां पहली मानसून की बारिश के बाद सड़क पर समंदर उमड़ता दिखा। कुछ ही देर की बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा देखने को मिला। थोड़ी देर की बारिश ने लोगों की सांसें अटका दी। हर तरफ हालात पानी पानी दिखाई दिए। सड़क पर निकले लोग बारिश के बाद का मंजर देखने के बाद घबरा गए। देखते ही देखते पानी लोगों की कमर के ऊपर तक पहुंच गया। पुलिस के बैरिकेड्स हों या फिर सड़क पर चलती गाड़ियां, सब कुछ पानी के आगोश में दिखा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो कई गाड़ियां पानी के बीच फंसकर बंद हो गईं और लोग इसे धक्का लगाते दिखे। गुरुग्राम में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामों की सारी पोल खोल कर रख दी। ट्रैक्टर के पास से गुजर रही इस महिला की तस्वीर देखिए, जिससे आपको भी साफ हो जाएगा कि गुरुग्राम में बारिश के पानी से किस तरह अफरा तफरी मची दिखी। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा हो गया है, जिसके सारे दावों की पोल पहली बारिश ने खोल कर रख दी। पड़ोसी देश चीन में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। कई प्रांतों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब है। चारों तरफ पानी का कब्जा है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। चीन में नदियों का उफान देखने के बाद हर कोई दहशत में है। शांची, चोंगकिंग और गोईझू प्रांत में बाढ़ की वजह से हड़कंप मच गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। चीन से आने वाली ये तस्वीरें हर किसी को खौफजदा कर रही हैं। नदियों का उफान लोगों को डरा रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर निकालने की कोशिश जारी है। चीन में सैलाबी सितम से कहीं हाईवे बह गया तो कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक 1545 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है, लेकिन कुदरती आपदा ऐसी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। कई शहरों की सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, तो दुकानों के भीतर भी पानी का कब्जा दिख रहा है। कई इलाकों से भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो मुसीबत में और इजाफा कर रही हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी मुसीबत कम होने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।